गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ट्रांसपोर्ट नंबर जिसका कि मूविंग बाउंड्री मेथड और हिट ड्रॉप मेथड अपन ने कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। आर्हेनियस theory of electrolytic dissociation। ओके, तो आर्हेनियस जो है उसने 1887 में एक थ्योरी दी थी। किसके लिए? थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन। थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है वीक भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। वीक जो कि कम डिसोसिएट होता है जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, और स्ट्रॉन्ग जो होता है वो पूरी तरीके से पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो उसी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन के लिए आर्हेनियस ने 1887 में थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के देखो मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या है, दो तरह के आयंस बनते हैं। टू टाइप ऑफ आयन बनते हैं। एक बनता है पॉजिटिव जिसे कि कहते हैं कैटायन, और एक बनता है नेगेटिव आयन जिसे बोलते हैं एनायन। तो ये सबसे पहले आर्हेनियस से पता है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हो तो देयर आर टू टाइप ऑफ आयन हमें मिलते हैं। पॉजिटिव आयन जिसे कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन जिसे एनायन कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि जैसे मान लो ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ए कैटायन मिलेगा और ए क्या मिलेगा, एनायन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो टोटल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है जो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बताया वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जितना पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन जो है वो टोटल नंबर ऑफ एनायन के इक्वल हो। ठीक है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कैटायन जो है वो कैटायन के ऊपर 2+ चार्ज है, तो मान लो 5 कैटायन है तो टोटल कितना हो गया, 10+ चार्ज हो गया। लेकिन एनायन जो है ये तो 5 कैटायन होंगे, लेकिन एनायन के ऊपर मान लो -1 चार्ज है, तो 10 एनायन लेने पड़ेंगे ना, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन, इसका मतलब 0 होगा चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। पर ये नहीं है कि कैटायन और एनायन का नंबर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। कैटायन और एनायन का नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो अभी कैटायन पे भी एक ही प्लस होता तो फिर हमें बराबर लेने पड़ते, लेकिन इस तरीके से है तो कैटायन कम लेंगे एनायन ज्यादा लेंगे। उल्टा होता, यहाँ पे प्लस होता यहाँ 2- होता तो ये कम लेते ऊपर वाले ज्यादा लेते। ठीक है। तो कैटायन एनायन का नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन क्या हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये है इसका सेकेंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो आयंस बनते रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो वापस कंबाइन भी होते रहते हैं और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी बनाते रहते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रोलाइट टूटा और आयंस बने तो आयंस कंबाइन होकर वापस अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम होता है, जैसे ये तो है पूरा कंबाइंड मॉलिक्यूल और फिर ये इसमें टूट रहा है, लेकिन ये वापस कंबाइन होकर इसको भी बना रहे हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम होता है इसके बीच में अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है। ये थर्ड पॉइंट किसने बताया,
आरएनएस है, ठीक है। इससे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालें, आयनाइजेशन ही हो रहा है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो देखो ये A प्लस B माइनस अपॉन A, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है किसके बीच में, डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये इसका है थर्ड पॉइंट, ओके। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर हम सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इस सॉल्यूशन में से अगर हम करंट पास करें तो ये जो आयंस बने हैं कैटायन और एनायन, ये सॉल्यूशन में अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। समझ में आ रही बात? जैसे ये A इधर जाएगा और B, तो व्हेन करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो जो आयंस है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, जिसके कारण सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी, ओके। फिर चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं कि अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, वो होगा कि कितना इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया, ठीक है, और कितना था टोटल, उनका रेशियो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड, जो आयनाइज्ड हो गया, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर आयनाइजेशन, आयनाइजेशन से पहले कितना था, ये हो गया अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। अब देखो हर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग एक्सटेंट तक आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा ही आयनाइज हो जाता है, पूरा आयंस में टूट जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम टूटता है। तो ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें तो ऑलमोस्ट 1 ही आ जाएगा कि भाई आयनाइज जो है उसकी भी कंसंट्रेशन वही होगी जो कि पहले आयनाइजेशन से पहले इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। लेकिन अल्फा जो है, ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो 1 आ जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज जो है वो हमेशा कम होगी और नीचे वाली ज्यादा होगी, तो ये लेस देन 1 आएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है आरएनएस का, फोर्थ पॉइंट, वो अपन को क्या बताता है कि जो प्रॉपर्टी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो डिपेंड करती है उसके आयंस पे, उनके आयंस के नेचर पे, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल आयंस की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है। तो ये अपन ने आरएनएस की जो थ्योरी है उसके 4 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जैसे ही आप पानी में मिक्स करोगे एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा कि जो टोटल सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैटायन का नंबर एनायन के इक्वल है। तीसरा अपन ने देखा कि हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें अपन ने आयनाइजेशन कांस्टेंट K भी निकाला। चौथा अपन ने निकाला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो सेम नहीं होता सब इलेक्ट्रोलाइट में, 1 तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा लेस देन 1 होता है। होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड, जितना आयनाइज हो गया उसकी कंसंट्रेशन अपॉन जितना था, है ना, तो ये आ जाता है कितना टूटा, कितना परसेंटेज जो है वो डिसोसिएट हो गया या आयनाइज हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी का, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी जो है वो इसके इंडिविजुअल आयंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। तो ये अपन ने आरएनएस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। आरएनएस के साथ ही मैं आपको ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बताना चाहती हूँ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो ऑसवाल्ड ने इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके आयनाइजेशन पे डाइल्यूशन से क्या असर पड़ता है, कि डाइल्यूशन पे उसका आयनाइजेशन बढ़ता है या कम होता है, उसके लिए दिया था, ठीक है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ,
ऑस्वाल डाइल्यूशन लॉ। ये लॉ क्या बताता है? ये बताता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कि डाइल्यूशन जो है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो उससे इलेक्ट्रोलाइट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल जो है ऑस्वाल डाइल्यूशन लॉ में हम यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं। यूनिवैलेंट मतलब जब दोनों पे, जैसे ए प्लस बी माइनस, दोनों पे एक चार्ज, तो ये यूनिवैलेंट हो गया। तो ए बी लेते हैं, ए बी को अपन डिसोसिएट करते हैं ए प्लस और बी माइनस में। ठीक है, और अब अपन इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं। आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप लिख सकते हो। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले देखो, इसमें अपन अज्यूम भी करते हैं कि मान लो एट इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हो रिएक्शन को तो प्रोडक्ट तो होंगे ही। इसमें आप मान लो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? C। जब आपने सिर्फ रिएक्शन स्टार्ट की, अभी तक ये नहीं बनी। ठीक है, एट एनी टाइम t, जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है किसी टाइम पे, तो क्या होगा? ये जो आपका AB रिएक्टेंट है, इससे कुछ अमाउंट टूट जाएगी। मान लो वो जो टूटी वो है इस कंसंट्रेशन का, और हमने अल्फा ले लिया कि 10% टूट गया या 20% टूट गया, C अल्फा इसमें से माइनस कर दिया। समझ में आ रही बात? इसमें से C, तो ये कंसंट्रेशन और अल्फा जितना परसेंट टूट गया उनको मल्टीप्लाई करके C अल्फा जो है वो माइनस कर दिया कि इतना टूट गया। तो जो टूट गया वो यही तो बने होंगे, तो ये C अल्फा और C अल्फा इधर आ जाए। समझ में आ रही बात? इससे फिर आप आयनाइजेशन कांस्टेंट K निकालो। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट K निकालेंगे तो देखो, जब हम K निकालते थे तो अपन क्या करते थे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर करते थे, तो इन आयंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी और नीचे आएगी रिएक्टेंट की। तो अब आप इनको लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा C अल्फा, फिर वापस आ जाएगा C अल्फा। B के लिए भी तो मैं इसको C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख सकती हूँ, दोनों का C अल्फा। और नीचे देखो क्या आ जाएगा? AB का क्या है? C माइनस C अल्फा, जिसमें आप कॉमन ले सकते हो C, तो 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C माइनस C अल्फा जो है, इसमें C अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 1 माइनस अल्फा ही तो बचेगा। तो ये मैंने लिख दिया, C से C ऊपर काट दो तो बचेगा क्या? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो है ये K की वैल्यू आ गई किसके लिए? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि जो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? उसकी कंसंट्रेशन पे, उसका अल्फा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। जिससे देखो इसको आगे भी और भी सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं आगे? आपका जो ये आया K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि मान लो 1 माइनस अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू, की डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और ये मोस्टली किस केस में होगा? देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि उसी में ही डिसोसिएशन कम होता है। तो 1 माइनस अल्फा हमने 1 माना तो ये बच गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो? K अपॉन C इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आप ये जो C है, क्योंकि आपको पता है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको आप KV भी लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर, जिसमें आप जो अल्फा है कांस्टेंट का अंडर रूट तो कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V। ये देखो K तो कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो मैं इधर अंडर रूट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम या स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसके लिए यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं क्या बताया, अपन पढ़ रहे हैं ऑस्मोल डाइल्यूशन लो, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन पे, कि डाइल्यूशन जब हम करेंगे कि किसी सब्सटेंस जैसे मान लो 10 ml है, फिर अपन 100 कर दें, ठीक है, तो क्योंकि डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो डिसोसिएशन भी बढ़ता जाता है, आयंस टूटते जाते हैं, तो कितना असर पड़ता है डाइल्यूशन का डिसोसिएशन पे, ये ऑस्वाल्ड में देख रहे हैं अपन। डाइल्यूशन का मतलब आप पानी मिलाते जाना, उस लिक्विड को डाइल्यूट करते जाना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एग्जांपल यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का लिया। यूनी मतलब सेम चार्ज हो, जैसे A प्लस B माइनस, तो उसमें अपन ने ये सॉल्व किया तो अपना यहाँ तक आया है, देखो ये आया, इसमें मैंने K जो है वो कांस्टेंट है तो उसको प्रोपोर्शनल करके, और ये इस तरह से हो जाएगा, इसके अंदर रूट लग जाएगा, K जो है वो तो कांस्टेंट था, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये अंडर रूट लगा दिया, तो ये पता चला कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके कितना है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के, किसके लिए, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही आप बाय यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट में भी निकाल सकते हैं। देखो, तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमें डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है डिसोसिएशन पे, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो आप देखो इसको निकालो, यूनी बाइवैलेंट या बाय यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बाय यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया A2B, इसको आप जोड़ो देखो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस B2 माइनस, ऐसे ही टूटेगा, ये देखो 2A प्लस B2 माइनस। ठीक है, अब मान लो वही इनिशियल में इसकी कंसेंट्रेशन C थी, तो आफ्टर सम टाइम ये कितना टूट जाएगा, मान लो ये C अल्फा टूट गया, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा इस बार 2C अल्फा, और ये कितना बनेगा C अल्फा। इससे फिर आप K निकालो, K है आयनाइजेशन कांस्टेंट जो कि होता है A प्लस के ऊपर स्क्वायर B, ठीक है, B2 माइनस है अपॉन A, ये जो आगे स्टाइकियोमेट्री होती है ये ऊपर जाएगी, उसके ऊपर पावर में, फिर K इज इक्वल्स टू, इसका कितना आया था 2C अल्फा के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ C अल्फा अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकते हो कि थोड़ी देर पहले मैंने किया था 1 माइनस अल्फा, C कॉमन लेके, ठीक है, जिसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, ये काट दो तो क्या बचेगा, देखो K इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और जिसमें आप 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 अगर मानते हो, आप ये मानते हो कि 1 माइनस अल्फा 1 है, तो K इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, जिसमें आपको पता है कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो K अपॉन 4, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कंसंट्रेशन है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, तो V, ये देखो मैं ऐसे लिखती हूँ पहले, K इज इक्वल्स टू 4 1 अपॉन V स्क्वायर, और यहाँ मैं अल्फा क्यूब लिख सकती हूँ, और फिर आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, K की तरफ ले आते हो, K V स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब। ठीक है, तो अब अगर हम, और ये तो कांस्टेंट हो गए दोनों, तो हम रिलेशन निकालें, तो अल्फा इज डायरेक्ट, अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V2/3 से हमें क्या पता चला कि जब बाय यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, वो 2/3 ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 2/3
डाइल्यूशन के, 2/3 पावर ऑफ डाइल्यूशन के, ठीक है। तो ये हो गया बाय यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस तरीके से आप ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ये के निकाल के बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखो एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला भी इससे निकाल सकते हो, AX/BY लेके, जो कि बुक्स में दिया हुआ है, ट्राई करना इसी तरीके से निकालोगे, उसको बस ऐसे तोड़ लेना, ऐसे टूटेगा वो, XA/Y माइनस प्लस YB/X माइनस, और उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आप जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो इस तरीके से कि किस तरीके से किसी का अल्फा उसकी V पे डिपेंड करेगा, कैसे प्रोपोर्शनल होगा, किस पावर के साथ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड थ्योरी। एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया, क्योंकि ऑस्टवाल्ड थ्योरी में देखो अगर हम के निकाल रहे थे और अपना जो के आया था वो आया था C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, किसके लिए, यूनिवैलेंट के लिए, पहले वाले केस में यही आया था, ठीक है। ये जो अल्फा होता है इसको अपन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तो अपन ने आरएनएस में अल्फा अपन ने क्या देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आयनाइज्ड फॉर्म 2Tv फॉर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर आयनाइजेशन। आयनाइजेशन से पहले कितनी थी और आयनाइज्ड कितनी है, आयनाइज्ड कितनी है अपन आयनाइजेशन से पहले कितनी थी, उसी का रेशियो था। लेकिन ये जो होता है अल्फा, अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में देखें तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसी कंसंट्रेशन पे उसकी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी कंसंट्रेशन पे उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका रेशियो होता है ये अल्फा, ठीक है। तो आप यहाँ पे के निकाल सकते हो, मान लो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, NH4OH के लिए निकाल सकते हो, इनके लिए मान लो आप निकाल रहे हो, तो आपको करना क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से अपॉन 1 माइनस। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यूज पुट करके निकाला गया, तो जो के की वैल्यू आई, जैसे मान लो C1 C2 C3, तो जो के की वैल्यू आई वो क्या आई, कांस्टेंट आई, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट ही तो है, ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये सब वैल्यूज लिखते हो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, उसका अल्फा भी डिफरेंट होगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ प्रूफ होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या होता है कि जब आप डिफरेंट कंसंट्रेशन पे उसका अल्फा, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर करके उसका रेशियो निकालते हो और फिर इसको सॉल्व करते हो, तो के जो है वो सेम वैल्यू आती है, के की वैल्यू सेम आती है, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे मान लो 1.56 आ रही है, तो हर कंसंट्रेशन पे 1.56 ही आ रही है के की वैल्यू, कांस्टेंट चले जा रही है। लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होगी, उसके जो के की वैल्यू है ना वो हर केस में कांस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे तो अप्लाई होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को कुछ थोड़ा और डिस्कस करेंगे।